मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है, अभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूर्स हैं उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। तो इसीलिए रात के 5 बजे तक पार्लियामेंट चली। तो इससे सोचिए वो कितने गंभीरता से विषय को लेते हैं। अरे कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है और कोई देख रहा है इधर उधर। ऐसे वक्त वो बिल आती है, जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। ये रवैया सरकार का है, इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका ने हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगा दिया, पर इस पर संसद में बहस नहीं होने दिया, क्योंकि उसी दोपहर में हम इसको उठाए थे, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। क्योंकि उनको अगर फिक्र होती जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के बड़े बड़े कारखाने बनाए, और ऐसे कारखानों को, ऐसे जो पब्लिक सेक्टर को ये मोदी जी खत्म कर रहे हैं। और मैं आगे कहना चाहता हूं, बताऊंगा भी क्या कर रहे हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, माइनिंग या पावर, मीडिया हाउसेस हो या टेलीकम्युनिकेशंस, यहाँ तक कि अमेरिका के बिना ऑक्शन के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अपने उद्योगपति मित्रों को ये सरकार दिलवा रही है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। इसीलिए हमको सोचना है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है। हम, आप और हम मिलकर देश के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं आप। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय, कांग्रेस को भला बुरा कहने के सिवाय दूसरी बात को नहीं करते। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल रहे हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम नहीं है, सिर्फ भारत में है। वो भी इतना बड़ा देश है
140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं विकसित देश की बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम न को। महाराष्ट्र में क्या हो, राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया, सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी में ये मार है। इसलिए मतलब यही बात हरियाणा में भी हुई, हो सकता है वो छोटे प्रमाण पे हुई, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में हमारे पास ये, अरे हमारे सीट सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वही वोटर लिस्ट सिर्फ थोड़े दिन में बदल के एमएलए चुन के आते हैं। मैं कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी वहां 150 सीटें लड़ती है और 150 सीटें लड़ती है और 138 सीटें लाती है। 90% रिजल्ट कभी हुआ है इस देश में? अनेक इलेक्शन हमने देखे हैं, मैं तो खुद 12-13 इलेक्शन लड़ा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी को तबाह और तंग करने के लिए और अपोजिशन को हराने के लिए उन्होंने ये काम किया। इसके खिलाफ भी हमको लड़ना है। और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने जो गड़बड़ियां हो गई, इसको रोकने के लिए हम बहुत से सवाल और हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है वो आज नहीं कल पकड़ा जाता है, उसके लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, थोड़े दिनों में सरकार अब इधर इधर नए नए नारे देती है और लोगों को भटकाती है। खास करके आज 15 लाख संपन्न भारतीयों विदेशों में जाकर बस गए। 15 लाख लोग जो अमीर हैं वो विदेशियों में जाकर फॉरेन कंट्रीज में जाके बचे हैं। बेरोजगारी से बचने के लिए विदेश में काम करने गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुक्त है, साइलेंट है। बाकी के वक्त तो खूब बकते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, हमारे नौजवानों पर वो अन्याय होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है,
तो उस वक्त चुप बैठते हैं और चुप बैठकर उस पर ध्यान नहीं देते। ये एक ही चीज नहीं और अनेक चीजें भी हैं भाइयों। ये जो खास करके सत्ताधारी दल बार बार यही बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत का विकास सिर्फ 2014 के बाद ही हुआ है। गुजरात की ही मिसाल लीजिए, यहाँ की अधिकतर संस्थाएं कांग्रेस राज्य में बनी है। चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा मॉडर्न सिटी गांधीनगर भी कांग्रेस की ही देन है या नहीं? गुजराती लोग यहाँ बैठे नहीं है ना? गांधीनगर कब बना? कांग्रेस के जमाने में बना। मोदी बोलते हैं ये मेरे जमाने में बना। आप मानते हैं इसको? और उसी तरह यहाँ पर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं बनी जिसमें IIM मोदी के जमाने में बना, इसरो मोदी जी के जमाने में बना। और मैं ये पूछना चाहता हूं, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, वो भी 2014 के बाद ही बना। आप मानते हैं इसको? नहीं। क्या त्रिभुवन दास पटेल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूध की सोसाइटियां बनाई, क्या वो भी मोदी जी के जमाने में हुआ? कुरियन जो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ लोगों को मदद किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट को उन्होंने अच्छी तरह से काम किया, क्या ये भी 2014 में हुआ? मैं पूछ रहा, ऐसे बड़े बड़े काम हमारे लोगों ने किया, फिर भी 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अब वो 70 साल छोड़ दिए, फिर 60 पे आए, अब 60 छोड़ दिए, 55 पे आए, 55 सालों में आपके, अरे भाई तुम तो 11 साल प्राइम मिनिस्टर हो गए, 13.5 साल चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, फिर भी गुजरात को क्या आपने यहाँ के गरीबों का गरीबी हटाया? क्या दलितों का? आज मैं देखा एक दलित आदमी जो इनके जमाने में जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया तो वहां के लोग गंगा जल ला के पवित्र करने का काम वो लोगों ने किया। ये शर्म की बात नहीं है। हम भी हिंदू हैं ना, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये शर्म की बात है। और बार बार ये कांग्रेस वाले हिंदुओं के खिलाफ है, ये हिंदू के मानते नहीं उसूल, यही उसूल मानना, हमको अंदर नहीं आने देते, दर्शन नहीं देते, हमका अपमान करते हो। और ये कल के पेपर में आए, ये बहुत दिन का नहीं, वो भी एक पॉलिटिशियन, वो भी एक एलओपी, उसकी हालत ये है तो सोचिए देहात में रहने वाले जो दलित हिंदू हैं उनकी क्या दशा होगी। मोदी साहब ये सुधारो पहले। शाह, पूरे आपके पास होम मिनिस्ट्री है, इन अत्याचारों को बंद करो, तब तुम इस देश के अच्छे होम मिनिस्टर बन सकते हो।
लेकिन तुमको वो होना नहीं है। आपको सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईबी इनके पीछे भागना है। गरीब लोगों को, छोटे मोटे व्यापारियों को तंग करना है, यह आपकी मंशा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना कांग्रेस का काम है। और ये काम सिर्फ कांग्रेस कर सकते हैं, ये काम सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं, और सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी के पास वो ऊर्जा है, नौजवान है और विचारधारा उनकी अच्छी है, गरीबों के बारे में सोचते हैं, बैकवर्ड्स के बारे में सोचते हैं, और हर समाज के गरीब, सिर्फ एक कौम का बोल के नहीं बोलता हूं, वो चाहे अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, कोई भी, सबके लिए उनके दिल में जगह है और उस ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करते फिरे, कुछ होने वाला नहीं है। अरे जिंदाबाद उस वक्त काम आता है, हम जीत के बाहर जब आते हैं उस वक्त जय जयकार आप करो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो हमेशा नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करते हैं उल्टा करते हैं। देश के लिए कोई अच्छी काम उन्होंने नहीं की। उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किए, उसको भी उन्होंने निकाल दिया और अपने मनमाने ढंग से उस इंस्टीट्यूशन को वो चला है। और इसी 5 ईयर प्लान से, नेहरू जी के 5 ईयर प्लान से ही ये देश आगे बढ़ा। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है आप जानते हैं। कभी जो देश के गरीबों के बारे में हमदर्दी नहीं रखता, वो इंसान हमेशा ऐसे गलत कामें करने के आगे चलता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब अपने जो आजाद बोस के सुभाष चंद्र बोस, वो जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उन्होंने प्लानिंग करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया था उस वक्त। अरे हमारे पास तो आइडियाज आज के नहीं, हमारी सोच गरीबों के लिए कांग्रेस हमेशा इसका चिंतन और मंथन किया। और आप हमको कैसा तोड़ना, लोगों को कैसा भगाना, ये सब आप लोग कर रहे हैं। और इस 11 वर्ष में विपक्षी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार, सेंटर स्टेट रिलेशन इतने मजबूत थे कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने, जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थे, मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त सेंटर स्टेट का रिलेशन इतना अच्छा था कि कोई भी कभी भी आके कुछ भी अपने लिए मान सकता था। लेकिन मोदी जी के सरकार में अगर सच भी है जो उनको मिलना है, जैसा कि नरेगा का हो या और बजट में जो अनाउंस किए हैं, वो फंड पूछने को गए तो भी मोदी कभी नहीं देते। और आज हमारे चीफ मिनिस्टर्स, चाहे वो कर्नाटक के हो, चाहे वो तेलंगाना के हो, चाहे हमारे हिमाचल के हो, ये सब लोग, और झारखंड के हो, ये तड़प रहे। अरे भाई नरेगा के लिए फंड्स दो, गरीब लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको काम दो। लेकिन मोदी सरकार उधर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनके मित्र दोस्त लोग अमीर हैं। तो जो अमीर का दोस्त है वो गरीब का दोस्त नहीं बन सकता। इसीलिए
हमको ये सिखाना है, कहना है कि हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात, विपक्षी राज्यों में इनके भेजे हुए गवर्नर कैसा काम कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फटकारा मारा, वो जिंदगी भर हमारे मोदी साहब और उनके गवर्नर याद रखना चाहिए। आप पढ़े होंगे, पढ़ेगा नहीं, यही हमारे लोगों की मुश्किल है, ये नहीं जानते। अरे गवर्नर को तो जो गवर्नर ने अपने पास बिल रख लिए थे, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे तेलंगाना का हो, जहाँ के बिल वेस्ट बंगाल का हो, ये बिल्स उन्होंने असेंबली में पास करके भेजा था, वो गवर्नर लेकर बैठ गए थे। और बैठ गए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने, सालों से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यादा दिन, आप हिंदी में बोलना कुंडली, कुछ सांप ऐसा कर कुंडली से ऊपर बढ़ता, हाँ कुंडली, तो अब नहीं चलेगा। बोले वो आपके पास जो भी बिल है या पास करो या उसको वापस भेजो, रिजेक्ट करो, लेकिन आप ऐसा ही रखेंगे। और उन्होंने आगे ऐसा ऑर्डर दिया, जो लोग बिल भेजे हैं गवर्नर के पास, वो सारे बिल समझो कि उसको मंजूरी मिल गई, कोर्ट ने दिया। तो उनको ये तो गवर्नर और इस सरकार को थप्पड़ मारे। अरे अगर आप सही करते जो अच्छा है तो आपको क्रेडिट मिलता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप गवर्नर जो भी रख लिए हैं सालों से, उसको मंजूरी समझकर आगे का काम करो। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्रियों का काम आसान हो, बैठे जगह सब कुछ मिला। अब गवर्नर को सलाम मारने की जरूरत नहीं, कभी कभी मारना भी चाहिए, लेकिन अब तो पूरा बिल्स आपको देंगे। और जो प्रेसिडेंट के पास गए हैं और वहां भी पड़े हुए हैं, अननेसेसरली जो रेफर कर रहे हैं गवर्नर सताने के लिए, वो भी उसको भी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है।